नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ष 2012 एमपीपीसीएस परीक्षा में पूछे गए इतिहास तथा कला और संस्कृति के प्रश्नों के बारे में। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनसे संबंधित कौन कौन सी बातें आपको जानना ज़रूरी है। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। अजंता केव्स आर कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? रामायण, महाभारत, जातक एंड पंचतंत्र। चार हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। तो देखो, अजंता की गुफाओं के लिए खास तौर पे ये माना जाता है कि ये जातक कथाओं से संबंधित है। जातक कथाओं संबंधित होने का अर्थ क्या है कि ये जो गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वह पिछले जन्म की सभी कहानियां कहलाती हैं जातक कथा। तो यहाँ की जो गुफाएं हैं उनके जो विषय हैं अगर आप लोग उनको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो वह सभी आपको बौद्ध ही मिलेंगे। हालांकि कहीं कहीं पे महाभारत के दृश्य भी देखने को मिलते हैं, ऐसे अभी विशेषज्ञ बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग माने इन केव्स को तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से ही, यानी कि जातक कथाओं से ही संबंधित हैं। ठीक, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये जो गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट के काल में हुआ था। तो कभी कभी पूछ लेता है किसके द्वारा करवाया गया था निर्माण कार्य, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी है, और सी उत्तर के साथ ही हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, बताना है कि दो सही है, एक सही है, दोनों ही गलत है। कह रहे हैं कि उस काल में कपास का प्रयोग भारत में वस्त्र बनाने में होता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इन इंडिया। यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दो बातों में अलग अलग। पहला स्टेटमेंट काफी स्पष्ट है, सीधा सीधा कह रहा है कि कपास का प्रयोग वस्त्र बनाने में होता था। तो देखिए, वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होगा ये स्वाभाविक है, मतलब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। कृषि वगैरह तो होती ही थी, तो चीज़ों को उगाया जाता था, कपास की खेती भी होती है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता ही है। तो अब इस वजह से हम लोग देख पाते हैं कि कपास का उपयोग हो रहा था, कपास को उगाया जा रहा था, तो कपड़े बनाने में प्रयोग कर लेंगे। दूसरी स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, कह रहे हैं कि लौकिक सभ्यता थी। देखो, जिस प्रकार के हमें यहाँ से अवशेष मिले हैं वह बताते हैं कि सभ्यता तो लौकिक थी। मातृ देवी की पूजा आप कर रहे हैं, पशुपति शिव की आप आराधना कर रहे हैं, प्रकृति की भी पूजा आप कर रहे हैं, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो लौकिक सभ्यता तो थी, पर कह रहे हैं कि धार्मिक तत्व जो था वह उपस्थित होने के बावजूद वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कि ऐसा नहीं था कि धर्म का बहुत अधिक वर्चस्व हो। धर्म का वर्चस्व हम लोग कब से देखना शुरू करते हैं? उत्तर वैदिक काल में देखना शुरू करते हैं। बहुत बड़ा तगड़ा वर्चस्व होता है उस समय धर्म का, लेकिन इस समय कह रहे हैं कि वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वर्चस्व नहीं था। व्यवस्था जो थी वह मुख्य रूप से ये हम लोग मानते हैं कि व्यापार आधारित, कृषि आधारित सभ्यता थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हम लोग के दोनों ही सही हो जा रहे हैं, और जब स्टेटमेंट दोनों सही हो जा रहे हैं तो सी उत्तर के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ना उचित समझेंगे। ठीक, तो प्रश्न का उत्तर सी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर हम लोगों ने इस पूरे डिस्कशन के दौरान बहुत ज़्यादा बार चर्चा की है, क्योंकि लगभग हर एक प्रश्न पत्र में यह आ ही रहा था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इन सभी में हम एक खास चीज़ कॉमन यह देखते हैं कि यह पाली भाषा के अंदर लिखी गई हैं सभी के सभी। हालांकि विनय पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध की, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसकी भिक्षुओं के आचरण अनुशासन संबंधी नियम बताए गए हैं। वहीं सूत पिटक में बताया गया है कि बुद्ध के धार्मिक विचार क्या थे, उपदेश क्या थे, उन सबका गद्य पद्य के रूप में संकलन कर दिया गया। वहीं अभिधम्म पिटक के अंदर पता लगता है कि जो बौद्ध धर्म है उसका दार्शनिक पक्ष क्या है, धर्म के नैतिक आचरण के नियम क्या है, इन सभी का संकलन अभिधम्म पिटक में किया गया। हालांकि ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि सूत पिटक और विनय पिटक दोनों का संकलन हुआ है राजगृह के अंदर हुई पहली बौद्ध संगीति में, लेकिन अभिधम्म पिटक का संकलन होता है तीसरी बौद्ध संगीति में जो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो हर एक बात खास है, और प्रश्न का उत्तर इसी के साथ हो जाएगा बी। बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? राजतरंगिणी रिटन बाय कल्हण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो, कल्हण की राजतरंगिणी इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। महत्वपूर्ण स्रोत क्यों माना जाता है? जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि बहुत अधिक विश्वसनीय है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी भी शासक के काल में हम देखते हैं कि किसी एक ग्रंथ को लिखा गया है, किसी एक पुस्तक को लिखा गया, तो एक खास चीज़ कॉमनली ये देखने को मिलती थी कि हमेशा पक्ष ही बताया जाता था उसका कि क्यों ये अच्छा है।
मतलब नकारात्मक चीज़ों को अवॉइड किया जाता था, सकारात्मक चीज़ों का ही उल्लेख किया जाता था, शासक के बारे में, साम्राज्य के बारे में, सभी चीज़ों में। लेकिन कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसकी खास बात यह है कि इसमें आपको दोनों पक्ष देखने को मिलेंगे। अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन साथ साथ में जो क्रिटिसिज्म वाली हैं उन सबका भी उल्लेख किया गया। तो इसीलिए इतिहासकार मानते हैं पहली बात तो ये बायस नहीं है, पक्षपातपूर्ण नहीं है। दूसरा, इसी वजह से इसको अधिक विश्वसनीय मान लिया था और कहा जाता है कि कल्हड़ ने जितना भी इतिहास लिखा है यह इतिहास पूरी तरह से सत्य तो हम नहीं मान सकते, लेकिन इसकी अधिकांश चीज़ों को हम लोग स्वीकार सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से ही रही होगी। ये बात कभी नहीं मानना कि इतिहास में कोई भी एक रचना है वह 100% सत्य है, नहीं, सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। मान लीजिए कि किसी कवि को संरक्षण दे दिया, किसी लेखक को किसी राजा ने संरक्षण दे दिया, अब वह उसके दरबार में रह रहा है, उसका खा रहा है, उसका पी रहा है, उसका साम्राज्य देख रहा है, तो क्या लगता है गलत बातें लिखेगा? बिल्कुल नहीं लिखेगा। मतलब ही नहीं, मजाल हो जाए लिख जाए, किसी दिन राजा के हाथ लग गए सर कलम करवा देंगे, ये भी स्थिति चलती है। तो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फेवर में ही रखा जाता था, राजा के अच्छे पक्ष ही बताए जाते थे। इसके अंदर काफ़ी चीज़ों में क्रिटिसाइज़ किया गया, इसी वजह से इतिहासकार मानते हैं कि हाँ अच्छा है। तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास में बताया जाता है, काफ़ी अधिक विश्वसनीय स्रोत, और प्रश्न का उत्तर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो वाज एसोसिएटेड विद व्हूज रीजन अमंग द फॉलोइंग? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी और फिरोज शाह। तो प्रश्न का उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में अमीर खुसरो की खास भूमिका रहती है, और अमीर खुसरो की जो भूमिका हम देखते हैं वह 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान देखते हैं। हालांकि एक खास बात आपको याद रखनी होगी कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है कि इसने 7 शासकों का शासनकाल देखा था। 7 सुल्तान जो गए थे इसकी नज़रों के सामने गए थे, इसने हर एक के शासनकाल को बढ़िया से अपनी नज़रों से खुद देखा। इसका जो वास्तविक नाम था वह मोहम्मद हसन था, और इसको भारत का तोता के रूप में भी जाना जाता है। और हिंदी भाषा के मामले में जो इनका विशेष गुण था, इनकी जो विशेष स्किल थी, भाषा पे जो पकड़ थी, इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती, है इस मामले में बहुत अधिक विशेष है। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर ए है हमारा यहाँ इस मामले में। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर है? मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के गुजरात में? जी बिल्कुल नहीं है। भारत के पंजाब में? भी नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? देखो मोहनजोदड़ो जो है ये भारत से बाहर एक प्रमुख क्षेत्र है, पर अफगानिस्तान में है या पाकिस्तान में? देखो सही उत्तर है सी, पाकिस्तान के अंदर है ये, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और अगर एक्चुअल लोकेशन इसकी जो मानी जाती है वह मानी जाती है सिंध प्रांत का लरकाना जिला। वहीं पे खोज हुई थी, 1922 में खुदाई हुई, आर.डी. बनर्जी साहब पहुंचे वहां पर, उन्होंने खुदाई का कार्य किया। जब खुदाई का कार्य किया तो बहुत ही खास यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ, बड़े बड़े अन्नागार, बड़े बड़े स्नानागार, एक महत्वपूर्ण व्यवस्थित शहर देखने को मिला यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता जोड़ दिया गया क्योंकि समकालीन थी, चीज़ें थी। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि हड़प्पा वाले क्षेत्र में खुदाई पहले हुई, वहीं से साक्ष्य मिले, सभी स्थानों को फिर उसी रूप में जाना जाने लगा, सब चीज़ें इसी रूप में आगे बढ़ी। मोहनजोदड़ो की अपने आप में विशेष भूमिका रही थी हड़प्पा सभ्यता के, जिस समय यह पूरी सभ्यता ये काल चल रहा था उस समय, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा शहर व्यवस्थित बताता है कि हाँ अच्छी खासी बसावट थी और क्षेत्र में अच्छे खासे लोग रहते थे, वहीं उनका रहन सहन बहुत अधिक व्यवस्थित था। तो प्रश्न का सही उत्तर सी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द एडवोकेट ऑफ द फेमस INA ट्रायल? तो देखिए INA ट्रायल जो था उसके लिए 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, असफ अली और उसके बाद में भूला भाई देसाई। देखो इस पूरे मामले में जो वकालत करने वाले मुख्य व्यक्ति थे वह तो भूला भाई देसाई थे, लेकिन इसके साथ ही हम लोग कुछ खास लोगों का नाम और देखते हैं। जैसे कि हम लोग अगर इस लिस्ट में नाम देखें तो पता लगता है कि आसफ अली भी शामिल थे वकीलों के अंदर, लेकिन मुख्य भूमिका में जो नाम आता है वह भूला भाई देसाई का ही आता है, उसके बाद में आसफ अली साहब का नाम आ जाता है। वहीं तेज बहादुर सप्रू का नाम भी हम लोग इस मामले में देखते हैं, कैलाश नाथ कटजू का नाम भी हम लोग इस मामले में देखते हैं, ये सब लोग भी जुड़े हुए थे, वकालत में थे, लेकिन मुख्य भूमिका में भूला भाई देसाई सबसे आगे थे। तो इस हिसाब से हम लोग प्रश्न का उत्तर डी मानेंगे और इसको मानते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? Who among the following attended all the 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ तो चौथे वाले में कह रखा है कि उपयुक्त में से कोई से भी नहीं, मतलब किसी से नहीं। तो वल्लभ भाई पटेल साहब तो देखो नहीं गए थे, मदन मोहन मालवीय साहब जो थे यह तीनों में नहीं गए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ऐसे थे जो भारत में दलितों के हितों के लिए लड़ रहे थे। अब इन्हें एक खास चीज़ यह दिख रही थी कि भारत में जो प्रभुत्व है वह तो कांग्रेस का है,
वहीं दूसरी तरफ चल रही है अलग से मुस्लिम लीग। मतलब दोनों में ही हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग अलग हैं, सेपरेट हैं, दलित हैं, और दलितों के हक के लिए हम लोग बात रखेंगे या विचार रखेंगे, हम अपनी मांग रख सकते हैं तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रख सकते हैं। पता लगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सब पहुंच जाए, हम ना ही पहुंचे और हम अपने पक्ष की बात ना रख पाए। इसी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पहुंचे, हर जगह उन्होंने अपने विचार रखे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया था, तो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन सब जगह यह गए थे। तो इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर सी रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी अभिनव भारत? जतेंद्र नाथ मुखर्जी, मदन लाल ढींगरा, विनायक दामोदर सावरकर, जिनको हम लोग वीडी सावरकर के रूप में जानते हैं, और लाला हरदयाल। तो देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर है वह सी रहेगा, वीडी सावरकर साहब इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना इन्होंने की थी 1904 में। कहाँ की थी? लंदन में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद चीज़ें और तेज़ी से इसके आगे बढ़ती चली गई। तो प्रश्न का सही उत्तर सी है। सी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और सेशन को आज के यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि वर्ष 2012 की जो MPPCS परीक्षा है उसमें इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि यह सभी सेशन आपके लिए लाभदायक रहे होंगे और आपको बहुत कुछ समझने जानने का मौका इस दौरान मिला होगा। बाकी बातें अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।